अब नया मास्टर स्ट्रोक संसद में आ रहा है। प्रधानमंत्री की दो स्पीच तो आपने सुन ली। कल बीजेपी खुलकर यह बताएगी कि अगर कांग्रेस को चांस मिल गया, अगर इंडी अलायंस को चांस मिल गया तो कितना बड़ा रायता फैल जाएगा। कल मोदी सरकार व्हाइट पेपर ला रही है। यह व्हाइट पेपर यूपीए के 10 साल के कार्यकाल पर लाया जा रहा है। कल सिर्फ पैसे की बात होगी कि अगर खजाना राहुल गांधी के हाथ में गया तो क्या हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी के बारे में जो जो बताया है वो सिर्फ एक ट्रेलर है। पूरी पिक्चर आप कल देखेंगे। इस बीच मोदी की 400 सीटों का गणित अर्थ सहित क्या है वो आप इस रिपोर्ट से समझिए। हमारी सरकार का तीसरा टर्म दूर नहीं है। कुछ लोग इसे मोदी 3.0 कहते हैं। नरेंद्र मोदी के 370 सीट का गणित क्या है? एनडीए के 400 सीट की मैथ्स क्या कहती है? 24 के चुनाव में मोदी कहां से अपना मैग्नेट चलाकर वोट खींचेंगे? 24 के चुनाव में मोदी के वोट का मैग्नेट क्या कहता है? मोदी की चुंबकीय शक्ति कितने राज्यों को प्रभावित करेगी? प्रधानमंत्री मोदी की मैग्नेट पावर कितनों का खेल बिगाड़ेगी? नरेंद्र मोदी यूपी की सभी 80 सीटों को खींचने के लिए क्या कर रहे हैं? मोदी ने बिहार की 40 सीटों को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या प्लान बनाया है? पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से मोदी कितनी खींच पाएंगे? मोदी की चुंबकीय शक्ति महाराष्ट्र की 48 में से कितनी सीटें खींच पाएगी? मोदी की मैग्नेट पावर साउथ इंडिया की 130 सीटों में से कितनी सीट ले पाएगी? चुनाव भले ही अनाउंस न हुए हों, लेकिन माहौल पूरा बना हुआ है। नए नए गठबंधन बन रहे हैं, नई नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। मोदी अपना रिपोर्ट कार्ड देश के सामने रख रहे हैं, हैट्रिक का दावा कर रहे हैं। उधर सबसे बड़े राज्य यूपी में अलग घमासान मचा हुआ है। साउथ की राजनीति में भी नई संभावनाएं बन रही हैं। कोशिश है कि मोदी को साउथ से बड़ा झटका दिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि मोदी अपनी सीटें कहां से लेकर आएंगे? मोदी 370 सीटों का दावा कर चुके हैं। ये 370 सीटें आएंगी कहां से? नरेंद्र मोदी 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें खींच पाएंगे? खबर है कि वेस्टर्न यूपी से जयंत चौधरी के रूप में नया अलायंस पार्टनर तलाशा जा रहा है। मतलब बीजेपी यूपी में भी सीधे 80 सीटों पर टारगेट कर रही है। अब यह कैसे होगा यह समझिए। अगर जयंत चौधरी अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो वेस्टर्न यूपी की सीटों पर मुसलमानों और जाटों का गठजोड़ होता है। यहां जाट वोटर करीब 20% और मुस्लिम वोटर 30 से 40% है। लेकिन सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं है। जयंत चौधरी दोनों लोकसभा चुनावों में हार चुके हैं। पिछली बार तो सपा बसपा और आरएलडी का अलायंस था, तब भी जयंत चौधरी गठबंधन के साथ लड़ी गई तीनों सीटों में हार गए थे। वेस्टर्न यूपी में लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं, जिनमें से 19 बीजेपी ने जीती थी। इसलिए जयंत चौधरी को लगता है कि सियासत बचाने के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। ऐसा हुआ तो मोदी यूपी साफ कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी चुनावी गोट वेस्टर्न यूपी में ही फंस सकती है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, नगीना और बिजनौर की अधिकांश सीटों पर मुस्लिम मतदाता प्रभावी संख्या में हैं। इसी वजह से 2019 में मोदी लहर के बाद भी बीजेपी यहां एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। मुरादाबाद, संभल और रामपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी जीती थी। बिजनौर, अमरोहा और नगीना पर बीएसपी की जीत हुई थी। बीजेपी चाहती है कि वेस्टर्न यूपी में गठबंधन हो गया तो उसकी आसानी से जीत हो सकती है। अखिलेश पीडीए में फंस रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश को लग रहा है कि अगर 50% ओबीसी, 16% अल्पसंख्यक और 22% दलितों के वोट मिल जाएं तो काम बन जाएगा। ये कुल 88% हो रहा है। सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ तो सरकार चाहती है, लेकिन सबको बराबर नहीं लाना चाहती है। अगर सबका साथ है तो पीडीए के साथ भेदभाव क्यों है? सरकार विश्वविद्यालयों के बारे में बता रही है कि A++ मिला है सरकार को, वो यूनिवर्सिटी को। लेकिन सरकार ये बताए
उसमें पीडीए को कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इन यूनिवर्सिटियों में पीडीए के लिए कुछ है कि नहीं है? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस में पीडीए कितना है? महिला आयोग में पीडीए कितना है? बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कुल भर्ती में पीडीए केवल 3% है। जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी भर्ती में पीडीए 0। अगर ये बात सच नहीं है तो बताएं। जो लोग थोड़ा बहुत मुस्कुरा देते हैं पीडीए को लेकर के, इसीलिए यही हमारा झगड़ा है कि आप कुछ लोगों को सब कुछ देना चाहते हो और जो ज्यादा है आबादी में उसको नहीं देना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी का फॉर्मूला सिंपल है, जातियों में बंटना नहीं है। 80% हिंदू का मतलब 80% ही होगा। फॉर्मूला सिंपल है, लोकसभा के वास्ते अयोध्या, काशी और मथुरा के रास्ते। और अकेले मोदी लहर नहीं, योगी का भी डबल इंजन चाहिए। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो ये समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। सनातन वोट प्लस मोदी मैजिक इजिकल टू यूपी की 80 सीटें पक्की। अयोध्या में राम मंदिर बनने से ही वोटर बम है। अभी तो मथुरा और काशी की बारी बाकी है और इन सब के ऊपर मोदी का मैजिक भी चल रहा है। जब चुनाव प्रचार होगा और मोदी एक एक वोटर से कनेक्ट करते हुए बताएंगे कि पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या क्या किया है, तो विरोधियों का कोई समीकरण नहीं चल पाएगा। विकसित भारत ये शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है और इसके लिए हम समर्पित भाव से, हमारी हर सांस उस काम के लिए है, हमारी हर पल उस काम के लिए है, हमारी हर सोच उस काम के लिए समर्पित है। उसी एक भावना के साथ हम चले हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे और देश आगे बढ़ता रहेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। आने वाली सदियां इस स्वर्ण काल का इतिहास में अंकित करेगी, ये विश्वास मेरे मन में इसलिए है, देश की जनता का मिजाज मैं भली भांति समझ पाता हूं। देश बदलाव के 10 साल के अनुभव को देखा है। एक एक क्षेत्र में जो बदलाव देखा है वो तेज गति से बदलाव जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां, नई ताकत प्राप्त होने वाली है। मोदी के 370 की राह में एक बहुत बड़ा रोड़ा बिहार भी बना हुआ है, जिसे अब पूरी तरह से सेटल कर लिया गया है। पुराने साथी एक बार फिर गठबंधन में आ गए हैं। बिहार में तो सरकार बना दी है, अब लोकसभा की बारी है। नीतीश कुमार दिल्ली के पॉलिटिकल सर्कल में घूमकर अपने नए साथियों से मिले। सुनने में आया है कि सीट शेयरिंग की चर्चा भी हुई है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी गठबंधन में लड़े तो विरोधी कहीं के नहीं रहे। लालू की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस एक सीट पर सिमट कर रह गई। अब इस बार लालू और कांग्रेस की उम्मीदें जगी थी। नीतीश के साथ गठबंधन हो ही रहा था, लेकिन वो तभी बीजेपी के साथ आ गए। अब फिर से पुराना समीकरण तो चलेगा ही, इसमें मोदी की गारंटी भी शामिल हो गई है। तो बिहार में भी मोदी सभी 40 सीटों के लिए जा रहे हैं। मोदी ने फंसे हुए राज्यों में
बिहार को तो अपने पाले में कर लिया है, लेकिन ऐसा ही एक और राज्य है पश्चिम बंगाल, जहां से विपक्ष को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन इंडी अलायंस की आपसी फूट ही यहां मोदी का काम बना रही है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। बीजेपी को पिछली बार यहां से 18 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस लेफ्ट और ममता एक गठबंधन में होने वाले थे। ऐसा होता तो जाहिर है बीजेपी के लिए अच्छी खासी मुश्किलें होती, लेकिन कांग्रेस ने दादागिरी दिखाई और ममता बनर्जी ने तुरंत झटक दिया। ममता अब यहां 42 की 42 सीटों पर अकेले लड़ रही हैं। कांग्रेस पीछे पीछे घूम रही है, यानी पॉलिटिकल फाइट फिर से खुल गई है और जानकार मान रहे हैं कि वोटों का बिखराव होगा और बंगाल में बीजेपी की सीटें निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। मोदी ने तो कांग्रेस को 40 सीटों पर ही समेट कर रख दिया है। मैंने भी एक प्रार्थना की है, और प्रार्थना तो कर सकते हैं और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएंगे। यानी मोदी के लिए एक और फंसा हुआ राज्य निकलता दिख रहा है, लेकिन अभी महाराष्ट्र भी बाकी है। यहां से भी विपक्ष को खासी उम्मीदें हैं, लेकिन यहां बीजेपी को छोड़कर दोनों ही मुख्य पार्टियों में दो फाड़ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। दोनों ने मिलकर एनसीपी और कांग्रेस को पानी पिला दिया था। बीजेपी को 23 तो शिवसेना को 18 सीटें मिली थी। एनसीपी को 4 और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। लेकिन तब से अब तक समीकरण बहुत बिगड़ चुके हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के 2 टुकड़े हो गए हैं। शरद पवार की एनसीपी के भी 2 हिस्से हो गए हैं। उनके हाथ से तो अपना चुनाव निशान और पार्टी का नाम भी चला गया है। नई पार्टी का नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार होगा। यानी राजनीतिक युद्ध महाराष्ट्र में भी दिलचस्प होने वाला है। मोदी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल साउथ में बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि 2019 की तुलना में 2024 में साउथ ज्यादा फंसा सकता है। दक्षिण भारत में लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं। पिछली बार मोदी ने कर्नाटक में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 28 में से 25 सीटें जीती थीं, लेकिन केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मोदी का खाता भी नहीं खुला था। सिर्फ तेलंगाना में 4 और सीटें मिली थीं। इस बार मोदी आंध्र प्रदेश में नया गठबंधन बिठा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए हैं। कहा जा रहा है कि मोदी से मिलेंगे और गठबंधन बनाएंगे। यहां 25 सीटों का सवाल है। मोदी के लिए नई मुसीबत कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पैदा कर रही है। कर्नाटक के कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया सीधे मोदी पर चढ़ाई करने के लिए दिल्ली पहुंच गए। आरोप लगा रहे हैं कि कर्नाटक के साथ केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है। उन्हें उनके हिस्से का पैसा नहीं दिया जा रहा। मोदी साफ साफ कह रहे हैं कि वो राज्यों पर पूरा भरोसा करते हैं, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, भेदभाव नहीं करते। हम राज्यों का विकास से ही राष्ट्र का विकास कर पाएंगे। इस पे कोई विवाद नहीं हो सकता है, कोई विवाद नहीं हो सकता है। और मैं आपको विश्वास देता हूं सभापति जी, राज्य अगर 1 कदम चलता है तो 2 कदम चलने की ताकत देने के लिए मैं तैयार। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, और मैंने तो हमेशा कहा कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आज देश को जरूरत है कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हमारे राज्यों के बीच में तंदुरुस्त स्पर्धा हो ताकि हम तेजी से देश में आगे बढ़े। एक सकारात्मक सोच के साथ हमको चलने की जरूरत है। हम हर राज्य को उसका पूरा हक भी देना चाहते हैं, लेकिन मैं आज एक अहम मुद्दे पर मेरी पीड़ा व्यक्त करना चाहूंगा। क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है, ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली बात। देश को तोड़ने के लिए नए नए नैरेटिव खोजना बंद कर दीजिए। एक फंसा हुआ राज्य पंजाब भी हो सकता है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब के अलावा दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी का एक तरफा कब्जा है। पिछली दोनों बार से बीजेपी दिल्ली की 7 सीटें स्वीप करती है।
लेकिन पंजाब की 13 सीटें फंसी हुई हैं। पिछली बार बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। इस बार अमरिंदर सिंह बीजेपी की तरफ हैं। कहा जा रहा है कि अमरिंदर बीजेपी के लिए कमाल कर सकते हैं। और वैसे भी पंजाब के मुख्य विरोधी अरविंद केजरीवाल ईडी के चक्करों में फंसे हुए हैं। अभी तो इस बात की भी गारंटी नहीं है कि चुनावों तक केजरीवाल जेल जाने से बचे रहेंगे या नहीं। बहुत जल्द उनके जेल जाने की आशंका है। यानी कुल मिलाकर धीरे धीरे मोदी अपने फंसे हुए राज्यों को अपनी तरफ कर रहे हैं। बाकी चुनाव आते आते तो अभी और खेल होंगे।